जरा एक तराजू की कल्पना कीजिए। एक पलड़े पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और एशिया के बाकी सारे देश। इन्हीं दो पलड़ों के बीच झूलते हुए अब तक दुनिया की राजनीति को इसी तराजू से देखा जाता रहा है। पर भारत समेत एशिया के कई देश अब इस तराजू से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। इसी रास्ते का एक नाम है G-2। इसे विदेश मामलों के जानकार एक्सपर्ट सी राजा मोहन ने अपने लेख में समझाया है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस का शो वैचारिकी, जहां द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की एक ऐसी पेशकश है जहां हम अंग्रेजी में अखबार में जो छपे अहम लेख होते हैं उनका सार सहज हिंदुस्तानी जबान में आपके सामने रखते हैं, पेश करते हैं। इस पूरे लेख को हम 3 बड़े सवालों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे और खुद समझने की भी। पहला, ये G-2 आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई। दूसरा, क्या ये अमेरिका से दूरी बनाना है या चीन को घेरना है या फिर कुछ और है। और तीसरा, भारत को इससे मिलेगा क्या, जो पूरी कवायद है इसका एंड रिजल्ट क्या है और इसकी असली कामयाबी किस पर टिकी है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये G-2 का आखिर मतलब क्या है। इसे समझने के लिए पहले G2 को समझिए। G2 यानी एक ऐसी सोच जिसमें ये माना जाता है कि एशिया और दुनिया की किस्मत बस 2 ताकतें मिलकर तय करेंगी। कौन कौन? अमेरिका और चीन। भारत के रणनीतिकार इस सोच से हमेशा ही असहज रहे हैं और नेचुरल भी है, क्योंकि इसमें भारत जैसे देशों की कोई खास भूमिका नहीं बचती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस G2 का जिक्र किया है और उनकी सरकार ने इंडो पैसिफिक शब्द को किनारे कर दिया है। इससे भारत की ये बेचैनी और बढ़ी है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला एक ऐसा रणनीतिक इलाका जिसमें भारत खुद को एक अहम खिलाड़ी मानता है, क्रूशियल प्लेयर मानता है। अब इसी G2 के जवाब में आता है G-2 की सोच, यानी अमेरिका और चीन इन दो को छोड़कर एशिया के बाकी देश आपस में सहयोग बढ़ाएं, अपना कोलैबोरेशन बढ़ाएं। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा इसी नई सोच को मजबूत करने की एक कड़ी है। यही सोच आगे बढ़ रही है और भारत अकेला ऐसा नहीं कर रहा है। एशिया के कई देश यही रास्ता अपना रहे हैं। जैसे इसी महीने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत आई और अप्रैल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों अमेरिका के बेहद करीबी साथी हैं, फिर भी ये दोनों देश एशिया के भीतर अपने रिश्ते बढ़ाने में जुटे हैं। वजह साफ है, एकदम स्पष्ट। क्या? आपस में मिलकर अपने लिए कदम उठाने की गुंजाइश को बढ़ाना। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सवाल पर कि क्या G-2 का मतलब अमेरिका से किनारा करना है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। राजा मोहन ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये बल्कि इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि दरअसल एशिया के ज़्यादातर देश ये मानते हैं कि अमेरिका की मौजूदगी के बिना एशिया में ताकत का संतुलन बन ही नहीं सकता। चीन की सैन्य ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि एशिया के बाकी देश मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं। उल्टा ट्रंप के दौर की अनिश्चितता ने तो अमेरिका को एशिया की सुरक्षा से और कसकर बांधने की एक और बड़ी वजह दे दी है। भारत और इंडोनेशिया भी अपनी गुट निरपेक्ष परंपरा के बावजूद, नॉन अलाइन मूवमेंट के बावजूद इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। गुट निरपेक्ष यानी किसी बड़ी ताकत के खेमे में शामिल न होने की नीति। चीन के बढ़ते सैन्य दबाव के चलते इन दोनों ने अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ाया है। दरअसल इनकी रणनीतिक स्वायत्तता जो है, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अब अमेरिका से दूरी बनाने में नहीं बल्कि उसके साथ काम करने में है। आज भारत और इंडोनेशिया दोनों अमेरिका के बड़े सुरक्षा जो साझेदार हैं वो बन चुके हैं, लेकिन एक पेच यहाँ भी है। क्या पेच है? अगर ये अमेरिका से दूरी नहीं है तो क्या ये चीन को घेरने की कोशिश है? इसका जवाब भी है नहीं। भारत समेत हर बड़ा एशियाई देश जानता है कि चीन की ताकत एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं बल्कि संभालना है, और इसकी एक बड़ी वजह है चीन से गहरा आर्थिक रिश्ता, इकोनॉमिक रिलेशंस। इस रिश्ते को कुछ आंकड़ों से समझिए, फैक्ट्स देखिए। भारत का चीन से सालाना व्यापार आज 150 अरब डॉलर का है। 8 जुलाई 2026 के दिन के हिसाब से देखें तो यह करीब 14,29,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बनता है। दक्षिण कोरिया का चीन से व्यापार करीब 300 अरब डॉलर का है, यानी लगभग 28,57,000 करोड़ रुपए। जापान का भी 300 अरब डॉलर से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का 200 अरब डॉलर से ज़्यादा ऊपर, यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए। वहीं आसियान ASEAN का चीन से व्यापार तो 1000 अरब डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। रुपयों में देखें तो करीब 95 लाख करोड़ रुपए बैठता है। कितना सारा रुपया है।
आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक ऐसा संगठन है। इतने बड़े कारोबार को देखते हुए चीन से आर्थिक रिश्ता पूरी तरह तोड़ लेना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। इसलिए एशियाई देशों का मकसद डी रिस्किंग है। डी रिस्किंग यानी रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि उसका जोखिम घटाना। नुक्ता है जोखिम घटाना, मतलब चीन इस आर्थिक निर्भरता को कहीं हथियार की तरह इस्तेमाल न कर ले, इससे बचना। और ट्रंप के टैरिफ यानी आयात कर लेने वाले फैसलों से एशियाई देशों ने आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की एक और बड़ी वजह दे दी है। तो दोनों रीज़न है, एक तो चाइना को डी रिस्क करना है, और दूसरा जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उससे भी आपस में कोऑर्डिनेशन इतना बढ़ाना है कि उसका इंपैक्ट कम से कम हो, उसका शॉक कम से कम लगे। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या कि इस पूरी कवायद से भारत को आखिर हासिल क्या होगा, जितनी जो मेहनत लग रही है उसका रिजल्ट क्या होगा। असल में G-2 का मकसद ना तो चीन के खिलाफ कोई गुट बनाना है, ना अमेरिकी गठजोड़ का कोई विकल्प खड़ा करना है। ये तो बस एशिया के बड़े औद्योगिक, तकनीकी और समुद्री देशों में आपस में जो भारत की साझेदारी है उसको मजबूत करने की एक व्यावहारिक कोशिश, एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है। और हर देश इसमें कुछ खास लेकर आता है। मसलन उदाहरण देखिए, जापान लेकर आता है आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा तकनीक और ढांचे के लिए पैसा। दक्षिण कोरिया के पास है जहाज बनाने, सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर चिप और रक्षा उत्पादन में दुनिया की बेहतरीन काबिलियत। ऑस्ट्रेलिया अहम है ज़रूरी खनिजों, समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से को स्थिर रखने के लिए। न्यूजीलैंड भले ही छोटा साथी हो, पर व्यापार, उच्च शिक्षा, खेती और आधुनिक तकनीक में अहम मौके देता है। और इस पूरी तस्वीर में इंडोनेशिया की जगह सबसे खास है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहे इंडो पैसिफिक शब्द इस्तेमाल करे या ना करे, इंडोनेशिया इस पूरे इलाके का भौगोलिक और रणनीतिक दिल है। ये हिंद और प्रशांत दोनों महासागरों के संगम पर बैठा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरा आर्थिक और सुरक्षा का रिश्ता है। इस इलाके की शांति और खुशहाली की एक ऐसी कड़ी है जो अब तक छूटी हुई थी। अलग अलग देखें तो जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भारत की हर किस्म की साझेदारी है, अपने आप में अहम है। पर जब इन सब को साथ लेकर हम देखते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो कुछ बड़ा बनता है। ये सब मिलकर अमेरिका और चीन के बीच इन सभी देशों के लिए कदम उठाने की गुंजाइश बढ़ाते हैं। यही G-2 का असली सार है। आज एशिया के पास औद्योगिक, तकनीकी और समुद्री ताकतों का एक बेहद सक्षम समूह है। ये मिलकर दुनिया के उत्पादन, नई खोज और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। ये सहयोग अमेरिका या चीन की जगह तो नहीं ले सकता, पर एशिया के नज़रिए को उस तंग G2 वाली सोच से ज़रूर आज़ाद कर सकता है। पर सबसे बड़ी बात, आखिर में G-2 की कामयाबी मोदी की शिखर वार्ताओं से कम और भारत के अपने घरेलू सुधारों से ज़्यादा तय होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी और उसका रक्षा उद्योग जितना ताकतवर बनेगा, एशिया के बाकी देशों से उसकी साझेदारी उतनी ही गहरी हो पाएगी। अमेरिका और चीन के रिश्तों पर बहस तो चलती रहेगी, पर एशिया की इस नई व्यवस्था में भारत की जगह असल में यही बात तय करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये लेख बियॉन्ड यूएस एंड चाइना, इंडिया एंड अदर्स आर बिल्डिंग अ G-2 फॉर इंडो पैसिफिक, द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है इस शीर्षक से। इसके जो लेखक हैं वह सी राजा मोहन, विदेश मामलों के जाने माने विशेषज्ञ हैं। वे जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज़ में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और दिल्ली की काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च में कोरिया फाउंडेशन के चेयर भी हैं और हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर तो हैं ही। आप उनकी बात से सहमत हैं, उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। आपका इस G-2 की कवायद पर क्या सोचना है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संवाद का जो सिलसिला है यूँ ही चलता रहे। देखते रहिए द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।